और हमारी खास पेशकश देश प्रदेश में आपका स्वागत है। हमारी कोशिश होती है कि इस सेगमेंट में हम हर राज्य की अलग अलग खबरें और ऐसी खबरें आपको दिखाएं जिनको आपको जानना जरूरी है और जिनसे आपका सरोकार है, और कोशिश रहती है कि हर खबर को सच्चाई के साथ हम लेकर आए यहाँ पर। और शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश से इस वक्त कर रहे हैं। नोएडा प्रशासन पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार उसको लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समस्या से इनकार न करे प्रशासन। दरअसल अस्पताल में बिस्तर के लिए धक्के खाने वाली एक गर्भवती महिला की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर चिंता जाहिर करते हुए नोएडा का जो प्रशासन है उसे फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को हस्तक्षेप करने के लिए यहां पर कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्रशासन से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि नोएडा में अलग क्वारंटीन दिशा निर्देश ना हो। यूपी सरकार को 2 सप्ताह में एक विस्तृत हलफनामा यहां पर दाखिल करने को कहा गया है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो एसिम्प्टोमेटिक संक्रमित लोग हैं उनको होम क्वारंटीन करने के बजाय संस्थागत क्वारंटीन करने का लेकर जिला अधिकारी के आदेश की आलोचना यहां पर की थी। हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव का। आशीष, एक गर्भवती महिला की मौत के बाद ये जो पूरा मामला है ये कोर्ट पहुंचा था, और किस तरह से यहां पर कोर्ट जो है उसने नाराजगी जाहिर की है, महिला की मौत पर चिंता जाहिर की, और क्या कुछ यहां पर कहा है? जी देखिए, मुद्दा जो है दिल्ली और एनसीआर में जो प्रतिबंध आने जाने पर लॉकडाउन के दौरान किस तरीके से अलग अलग राज्यों में, हरियाणा, यूपी, दिल्ली में अलग अलग पास का सिस्टम था, लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा था। ये तमाम मुद्दों को लेकर एक पिटीशन थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार काफी गंभीरता से लिया था और केंद्र सरकार को कहा था कि वो तीनों राज्यों की मीटिंग कराए और इसका हल निकाले। एक कॉमन पास होना चाहिए, एक कॉमन व्यवस्था हो, क्योंकि एनसीआर का इलाका है। तो आज उस पर हियरिंग थी। पिछली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था डीएम नोएडा के एक नोटिफिकेशन पर कि जिनके लक्षण नहीं होंगे मरीजों के उनको भी घर में क्वारंटीन किया जाएगा, बल्कि इंस्टीट्यूशनल उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज काफी नाराजगी जताई और कहा कि अगर नोएडा में समस्या है तो इस समस्या को स्वीकार किया जाना चाहिए प्रशासन के द्वारा, और जो नेशनल गाइडलाइन है, जो एमएचए की गाइडलाइन है, उसके विरोध में, उसके विपरीत कोई गाइडलाइन राज्य में नहीं हो सकती, नोएडा में नहीं हो सकती, क्योंकि जो एमएचए की गाइडलाइन वो कहती हैं कि ऐसे बिना लक्षण वाले लोग अपने घर में रह सकते हैं या क्वारंटाइन हो सकते हैं। तो इसी को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि किस तरीके से अस्पताल में बिस्तर एक गर्भवती महिला को नहीं मिला जिसके कारण उसकी मौत हो गई, तो ये काफी गंभीर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोएडा प्रशासन को अपनी गलती माननी चाहिए और आगे कदम उठाने चाहिए। 2 हफ्ते के अंदर जो यूपी सरकार है उसको विस्तृत हलफनामा दाखिल करना है सुप्रीम कोर्ट में कि किस तरह की व्यवस्था है, किस तरीके से अब आगे जो गाइडलाइन है वो फॉलो होंगी, और खासतौर पर जो एमएचए की गाइडलाइन है वो फॉलो होंगी। जी, बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर नोएडा प्रशासन को फटकार लगी है और अब उन्हें पूरी विस्तृत जानकारी के साथ हलफनामा दायर करना है। देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ कहता है इसके बाद नोएडा प्रशासन। और नोएडा की ईएसआई अस्पताल में 22 साल की युवती ने खुदकुशी कर ली। 7वीं मंजिल से युवती ने छलांग लगा दी। लड़की के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में इलाज के दौरान अनदेखी की गई, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया है। हालांकि अस्पताल के निदेशक का कहना है कि शायद युवती की कोई व्यक्तिगत परेशानी थी जिससे उसने परेशान होकर इतना बड़ा कदम उठा लिया और अपनी जान दे दी। अस्पताल पर लापरवाही के आरोप को उन्होंने नकारा है। इससे पहले गर्भवती महिला की मौत को लेकर भी ईएसआई अस्पताल पर सवाल उठे थे और उसके बाद अब इस घटना ने भी सबको चौंका दिया है। मध्य प्रदेश का रुख करते हैं अब, जहां पर सतना में 12 जून को पकड़े गए नकली नोट छापने वाले गिरोह के मामले में पुलिस ने एक खुलासा किया है। दरअसल इस गिरोह में एक ऐसा शख्स भी शामिल था जो एटीएम में कैश रिफिलिंग करने वाली आउटसोर्स कंपनी का कर्मचारी था। इसका काम जो था वो नकली नोटों को एटीएम में असली नोटों के साथ रखना था। फिलहाल वो फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है, क्योंकि पुलिस का ये मानना है कि उसके जरिए ही सुराग जो है वो आगे ज्यादा मिल पाएंगे। और क्योंकि मामला नकली नोटों से जुड़ा हुआ है, लिहाजा जबलपुर की एसटीएफ टीम ने भी तफ्तीश शुरू कर दी है। सतना के राजेंद्र नगर के घर से नकली नोटों की छपाई के दौरान ये आरोपी पकड़े गए। 6 महीने में आरोपी 5 लाख रुपए तक के नकली नोट छाप चुके थे। हो सकता है नकली नोटों में शायद कुछ आपके बटुए में हो, क्योंकि इस गिरोह में शामिल एक सदस्य एटीएम में नोटों की रिफिलिंग करता था। उस पूरे मामले में 2 लोग फरार भी हैं, एक उसी का रूममेट वहाँ का रहने वाले, और दूसरा एक बैंक में जो पैसे फिल करते हैं, ई हॉक करके जो कंपनी है, एटीएम जो रिफिल करते हैं, वो उस कंपनी के एक कर्मचारी भी संदिग्ध है, जिसके माध्यम से एटीएमओं में भी वो फेक करेंसी
लोड करवाते हैं, ऐसा जो पकड़े गए आरोपियों का बयान है। पुलिस अब तहकीकात कर रही है कि इनमें से कितने जाली नोट एटीएम में भरे गए हैं। आरोपी 800 के असली नोट के बदले 3000 के नकली नोट देते थे। इन्हें पेट्रोल पंप, शराब की दुकानों में खपाया जाता था। एसटीएफ अब ये जांच कर रही है कि कहीं इन पैसों का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों के लिए तो नहीं हुआ। सतनाथ से ज्ञान शुक्ला और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के बाद अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर शिक्षा महकमे में घोटाले, फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था, जहां नकली दस्तावेजों के जरिए अनामिका शुक्ला एक ही नाम से कई टीचर्स होने की बात सामने आई। इस मामले में 9 फर्जी टीचर्स के पकड़े जाने के बाद अब दूसरा मामला सामने आया है, जिसमें दीप्ति नाम की 2 टीचर्स सामने आई हैं, जो एक दूसरे पर फर्जी दीप्ति होने का इल्जाम लगा रही हैं, जबकि शिक्षा विभाग दोनों को ही फर्जी बता रहा है। मैनपुरी के बेसिक शिक्षा अधिकारी आज अपने दफ्तर में असली दीप्ति होने का दावा करने वाली दोनों टीचर्स को तलब कर इंतजार करते रह गए, लेकिन वे नहीं आईं। यहां एक ही जिले में 2 दीप्ति पढ़ा रही हैं। दोनों के पिता का नाम, पता और सारी डिग्रियां एक ही हैं। अब दोनों अपने स्कूलों से लापता हैं। वो कब से यहाँ पर आपके यहाँ पढ़ा रही हैं? वो करीब 1 साल से यहाँ पर पढ़ा रही हैं। अच्छा, हाँ, किस सब्जेक्ट की वो टीचर है यहाँ वो पर? फिजिकल टीचर है। अच्छा, फिजिकल जी। जी। कब से वो यहाँ पर नहीं आई हैं अभी? ये मार्च में थी, जब से ये लॉकडाउन लगा है तब से नहीं आ रही हैं। अच्छा। अभी 8 जून को विद्यालय खुल गया है, लेकिन वो नहीं आई। करहल इलाके में पढ़ाने वाली दीप्ति की फोटो स्कूल रिकॉर्ड में मौजूद है और गैर हाजिर होने से पहले तक हाजिरी रजिस्टर में उनकी हर रोज की दस्तखत भी। मैनपुरी के ही बेवर इलाके में पढ़ाने वाली एक और दीप्ति ने बीएसए से दूसरी दीप्ति के फर्जी होने की शिकायत की। बाद में शिकायत वापस ले ली। इस पर बीएसए ने उन्हें 16 जून को तलब किया। उन्होंने खत में लिखा कि आपने पहले शिकायत की कि करहल वाली दीप्ति फर्जी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर आपने अपनी शिकायत वापस ले ली और लिखा कि अब ऐसी शिकायत फिर नहीं करेंगी। इससे लगता है कि इस मामले में आप दोनों की मिली भगत है। यहाँ दीप्ति सिंह ब्लॉक बेवर में निर्देशिका के पद पर कार्यरत है। उनकी शिकायत 20 मई को हम लोगों को प्राप्त हुई थी। तो उनके प्रमाण पत्रों के आधार पर करहल में किसी दीप्ति सिंह ने नौकरी प्राप्त कर ली है। इसकी जांच की जा रही है, नोटिस दिया गया था। ऐसा शक है कि असली दीप्ति ने नकली दीप्ति को अपनी डिग्री बेची। ज्यादा पैसे की मांग न पूरी होने पे उसकी शिकायत की, लेकिन पैसा मिल जाने पे शिकायत वापस ले ली। उधर मैनपुरी में ही भावना नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया गया, जो अनामिका शुक्ला के नाम से सहारनपुर में नौकरी कर रही थी। और आज गोंडा में अनामिका शुक्ला कांड के कथित मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। हमारी संस्कृति में जिन शिक्षकों को भगवान से ऊपर दर्जा दिया गया है, उनमें से तमाम के कारनामे बहुत शर्मसार करने वाले हैं और देश और समाज के लिए बहुत खतरनाक हैं। मैनपुरी में अरशद, गोंडा में अनुराग और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना काल में बिहार में एक बार फिर रोजगार के अवसर न होने को लेकर कई सवाल खड़े हुए, जिसके चलते युवाओं, मजदूरों को दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाना पड़ा। बिहार में नए उद्योग धंधे लगे या नहीं, लेकिन अब कोरोना संकट के बाद N95 और 3 प्लाई जो मास्क है, उसको बनाने का एक नया प्लांट जरूर शुरू हुआ है। इस प्लांट को चलाने वाले संचालक का कहना है कि बाजार में 90% जो मास्क हैं वो नकली बेचे जा रहे थे। मनीष कुमार की छपरा से ये खास रिपोर्ट। बिहार में भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हर दिन के वादे के मुताबिक 10,000 टेस्टिंग नहीं हो रही हो, लेकिन बिहार में एक नया काम ये शुरू हुआ है कि यहाँ पर N95 और 3 प्लाई मास्क बनाने का जो है लाइसेंस बिहार के छपरा जिले में, हालांकि ये पटना से ज़्यादा दूर नहीं है, ये डुमरी बुजुर्ग में एक कंपनी को मिला है। कंपनी के जो संचालक हैं वो सुनील सिंह हैं। सुनील सिंह बिस्कोमान के प्रबंध निदेशक भी हैं और हाल के दिनों में सस्ते सेब या सस्ते फल बेचे जाने के कारण इनकी काफ़ी ख्याति हुई। सुनील जी, बताइए कि ये जो आप 3 प्लाई मास्क बना रहे हैं या N95 बना रहे हैं, ये क्या है? देखिए, हमारे यहाँ जो भी 3 प्लाई मास्क बन रहा है, पहला बात तो है कि जो भी बिहार, झारखंड, उड़ीसा में जो भी 3 प्लाई के नाम पर बाजार में बेचे जा रहे हैं वो 98% नकली हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें 3 प्लाई का मतलब होता है इसमें नोज पिन लगा हुआ है। नोज पिन, पहला तो नोज पिन होना चाहिए। दूसरा, मेल्ट ब्लॉन फैब्रिक आता है, इसके अंदर में मेल्ट ब्लॉन फैब्रिक होना चाहिए, जो कोई लगा ही नहीं सकता है। वो 2500 रुपये किलो का आता है मेल्ट ब्लॉन फैब्रिक। और इसके अलावे
जो भी है फुली ऑटोमेटिक है, पूरा हाइजीनिक बनाया गया है इसको। ये N95 और N95 उसके बाद इसको ऑटोमेटिक मशीन से लूपिंग किया जाता है। इसमें जो भी आपको दिखाई देगा ये कोई गोंद से और ग्लू से और स्लाइड से काटा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल मशीन से ये टेम्परेचर से किया हुआ रहता है। इसको प्योर टेम्परेचर के साथ इसको किया जाता है और 3 मास्क यही लेयर है, असली है। इसके अंदर में मेल्ट ब्लॉन्ड ओरिजिनल देखिए 3 लेयर चल रहा है, यही 3 लेयर है। और जो आप N95 के बारे में जानते हैं वो देखिए 5 लेयर में है। तो मान लीजिए इसके बनाने का जो है टेक्नोलॉजी आपके पास कहाँ से है? चूंकि अभी हम लोग काफी राहत सामग्री चला रहे थे चारों ओर बिहार में, तो उसमें मैंने देखा कि जो भी 3 प्लाई मास्क दिए जा रहे हैं बिल्कुल WHO का जो भी मापदंड है, जो भी जिस तरह का होना चाहिए बिल्कुल उसके विपरीत है। वो ओरिजिनल है ही नहीं। ओरिजिनल जो मास्क बनता है N95 इसके अंदर 5 लेयर होना चाहिए। और देखिए इसके अंदर आप ध्यान दीजिए, ये हॉट कॉटन इसको कहा जाता है फैब्रिक, और ये जो फैब्रिक है ये बिल्कुल कागज की तरह होता है। इसको अगर फाड़ा जाए तो ये फैब्रिक फटना है, इसको यही एब्जॉर्ब करता है बैक्टीरिया। जो इसका बैक्टीरिया होता है वो 12 ओजोन में होता है कोरोना का, और ये 3 ओजोन तक भी रहेगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सबसे कॉस्टली अफेयर है और इस तरह का 2 फैब्रिक लगाया जाता है। तो एक 3 प्लाई मास्क जो है आप कितने में बेच रहे हैं बाजार में, या N95 आप बाजार में जो मिल रहा है वो कितने में मिल रहा है? देखिए बाजार में कितने में मिल रहा है ये तो हम नहीं बता सकते हैं असली है या नकली है, लेकिन जो मेरा रेट होगा वो तकरीबन 75 से 90 रुपए के बीच में होगा। हम जो यहाँ पर बिहार में N95 का आप 3 प्लाई मास्क एक, और 3 प्लाई मास्क का जो मेरा रेट होगा वो लगभग 5 से 7 रुपए के बीच में होगा, यही हमारा रेट होगा। और बिहार में एक बार फिर चमकी बुखार जो है वो अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मौत हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक परिवार की 2 बहनों की चमकी बुखार से जान चली गई है, और दिमागी बुखार भी इसे कहा जाता है, हम जानते हैं, और उसकी वजह से 2 बहनों ने अपनी जान गंवा दी है। पीड़ित परिवार का कहना है कि 2 दिनों में दोनों बहनों की मौत हो गई। ये मौत 27 अप्रैल और 28 अप्रैल को हुई, लेकिन न तो प्रशासन की तरफ से उनके परिवार से कोई मिलने आया और ना ही कोई मुआवजा अब तक दिया गया है। मुआवजे के प्रावधान को लेकर पूछे जाने पर SDO पूर्वी डॉक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि जिस बच्चे की मृत्यु चमकी बुखार से हो जाती है उनके परिवार को सरकार द्वारा 4 लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान है। इसके लिए अस्पताल से मृत्यु की वजह वाला जो सर्टिफिकेट है वो लिया जाता है और उसके आधार पर मुआवजा राशि जो है वो प्रशासन को दी जाती है। और अब बिहार से चलते हैं हरियाणा, जहां पर अंबाला सेंट्रल जेल में 2 विचाराधीन कैदियों ने खुदकुशी कर ली है और इस मामले ने सबको चौंका दिया है। दोनों ने अलग अलग सेल में बेडशीट से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सुबह जब हर दिन की तरह कैदियों की गिनती हुई तब 2 कैदी कम थे। जेल कर्मचारियों ने सेल में जाकर देखा तो दोनों ही मृत पाए गए। पुलिस ने इनकी पहचान सुनील कुमार और रामदास के रूप में की है। हाल ही में जेल पहुंचे इन दोनों कैदियों को कोरोना संक्रमण की वजह से क्वारंटीन वार्ड में रखा गया था। छीना झपटी के मामले में दोनों को जेल हुई थी। फिलहाल इस मामले की न्यायिक जांच की जा रही है कि आखिर दोनों ने खुदकुशी क्यों की है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में शराब के अवैध कारोबार का भांडाफोड़ हुआ है। आरोपी एम्बुलेंस के जरिए शराब की सप्लाई कर रहे थे। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है और इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बताया जा रहा है कि जो शराब पकड़ी गई है उसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए है। पुलिस ने 107 शराब की बोतलें यहां पर बरामद की है। पुलिस ने एम्बुलेंस को भी अपने कब्जे में ले लिया है। यानी कि कोरोना का वक्त चल रहा है, एम्बुलेंस में ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे एम्बुलेंस का, ताकि किसी को शक न हो, और इस तरह से ये लोग अवैध कारोबार शराब का कर रहे थे। तेलंगाना की बात करते हैं, जहां पर मेडक और आसपास के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग ने पहले ही निजामाबाद, करीमनगर, मुलुगु, खम्मम, आदिलाबाद समेत कई जगहों पर तेज बारिश की संभावना जताई थी। और यही नहीं, मौसम विभाग ने 16 जून से अगले 5 दिनों तक बरसात होने की बात कही है। तेलंगाना पर दक्षिण पश्चिम मानसून के असर के कारण इतनी बारिश यहां पर देखी जा रही है।
और अभी भी कोरोना का डर जो है वो लोगों में लगातार बना हुआ है और क्वारंटीन सेंटर से लोगों की भागने की खबरें लगातार आ रही हैं। गुवाहाटी की बात बता रहे हैं आपको, जहां पर एक शख्स क्वारंटीन सेंटर से भाग गया। हालांकि बाद में उसे सरसुजाई स्टेडियम के क्वारंटीन सेंटर में लाकर रख दिया गया है, लेकिन उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन अब तक उससे जब बातचीत की जा रही है तो वजह साफ नहीं हो पाई है कि आखिर वो भागा क्यों। जम्मू कश्मीर की मुगल रोड को एक बार फिर से खोल दिया गया है। फलों को बाहर भेजने के लिए 7 महीनों बाद मुगल रोड को आखिरकार यहां पर खोला गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे के नियमित मार्ग के अलावा ये एकमात्र वैकल्पिक मार्ग है जो दक्षिण कश्मीर को शोपियां को पुंछ और राजौरी जिलों से जोड़ता है। कश्मीर संभाग के कमिश्नर के पांडुरंग पोले द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस मार्ग पर कोई यात्रा वाहन नहीं चलेगा। सिर्फ चेरी, आलू, बेर और खुमानी जैसे ताजे फलों को लेकर राज्य से बाहर जाने वाले ट्रकों को ही आवाजाही की इजाजत होगी, सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कर्नाटक की हुबली में भी मौसम अचानक बदला है। कल तेज बारिश यहां पर हुई है। कुछ घंटों की मूसलाधार बारिश में चारों ओर यहां पर पानी ही पानी हो गया। घर से निकलने वालों को अब खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई जगहों पर जलभराव होने से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं।